हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियरवेल। कैसे हैं आप सभी? अभी अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में एनिमल टिश्यू पढ़ा है। जंतु ऊतक के बारे में हम लोगों ने बात की है और उसी का एक्सटेंशन है आपका नर्वस सिस्टम। हमने 4 तरह के टिश्यूज के बारे में बात की है। एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, है ना। तो नर्वस टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में न्यूरॉन का नेटवर्क होता है। न्यूरॉन 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 मिलकर न्यूरॉन का नेटवर्क बनाते हैं और न्यूरॉन के नेटवर्क को हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो आज इसी की बात होगी। प्रांजल हमारे साथ हैं, खुशी यादव हैं, बपन विश्वास हैं, दीपक कुमार हैं और अवधेश चौधरी हैं। सभी का स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। बिल्कुल। राम राम। खुशबू कैसी हैं आप? खुशी यादव हमारे साथ हैं। चलिए, सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है आज के सेशन में। तो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है। न्यूरॉन 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 मिलकर न्यूरॉन का एक नेटवर्क बना लेते हैं हमारे शरीर में और न्यूरॉन के इसी नेटवर्क को पूरे शरीर में, हमारे शरीर में न्यूरॉन का यानी तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है और इसी जाल को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं और इसी से हमें और आपको महसूस करने की क्षमता होती है। अगर ये न्यूरॉन के नेटवर्क नहीं होते तो हमारा जो है हमें और आपको महसूस करने की क्षमता नहीं होती, है ना। आप कहते हैं ना कि बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना। एक शेर है कि बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना। तो इस तरह के शेर आप नहीं बोल सकते थे। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है बड़ा ही एडवांस है ना। हम आहट से पहचान लेते हैं, खुशबू से पहचान लेते हैं, किसने छुआ है वो पहचान लेते हैं, मच्छर या मक्खी बैठी हुई है बिना देखे समझ लेते हैं, क्योंकि मच्छर थोड़ा इरिटेटिंग सा लगता है और मक्खी थोड़ी भीगी भीगी सी महसूस होती है यहाँ पे। तो इतना जबरदस्त नर्वस सिस्टम गॉड ने दिया है कि हम बिना देखे ये पहचान लेते हैं कि मच्छर बैठा है कि मक्खी बैठी है, किसने छुआ है, किसकी आहट है, किसकी खुशबू है। ये सारी चीजें हम अपने नर्वस सिस्टम से ही बताते हैं। जैसे एक शायर कहते हैं कि हटा लो आंख हाथों से, ये तुम हो जानता हूं मैं। हटा लो आंख हाथों से, ये तुम हो जानता हूं मैं। तुम्हें आहट नहीं खुशबू से भी पहचानता हूं मैं। तो पहले के लोग क्या करते थे? ऐसे आंख पे हाथ डालकर पूछते थे कि भाई कौन है हम, पहचानो जरा, है ना। और आजकल आप ऐसे करेंगे तो लोग झिझला जाएंगे, क्या बदतमीजी है, क्या बेवकूफी है, क्या बचपना है ना। आजकल लोग बड़े मैच्योर हो गए हैं, है ना। तो इन चीजों, ये सारी चीजें जो पहले की मोहब्बतें थी, नजाकतें थी, वो लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम क्या है? तो हमारे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल है। न्यूरॉन न्यूरॉन मिलकर न्यूरॉन का नेटवर्क बनाते हैं और न्यूरॉन के नेटवर्क को ही नर्वस सिस्टम कहते हैं और इसी नर्वस सिस्टम से हमें और आपको महसूस करने की क्षमता मिलती है। हमारा सिलेबस तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो बैच का वैलिडिटी टू ईयर क्यों रखा गया है? क्योंकि आप 2 साल तक जो है उसको पढ़ सकते हैं, है ना। जब भी कभी कोई दिक्कत है तो ये वीडियो आपको 2 सालों तक रहेगी। ठीक है जी। चलिए, तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या है? न्यूरॉन 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 मिलकर क्या बनाया है? हमारा नर्वस सिस्टम बनाया है। न्यूरॉन 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 मिलकर क्या बनाया है? हमारा नर्वस सिस्टम बनाया है। तो न्यूरॉन के नेटवर्क को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहेंगे? तो आप कहेगा सर न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहेंगे, है ना। रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। और देखिए, नेफ्रॉन किसकी थी? नेफ्रॉन थी किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। याद कीजिए, नेफ्रॉन जो था वो किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई थी। किडनी में छोटी छोटी नलिकाएं थी जिनको हम नेफ्रॉन कह रहे थे और नेफ्रॉन ही किडनी को बना रहा था, है ना, किडनी को बना रहा था। तो नेफ्रॉन जो है वो क्या है? किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन जो है हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और मैंने कहा कि न्यूरॉन्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूरॉन का नेटवर्क बनाते हैं। तो 2 न्यूरॉन जहां पर आपस में मिलते हैं, न्यूरॉन के जंक्शन को हम साइनाप्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? साइनाप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 2 न्यूरॉनों की जो संधि है वो साइनाप्स कहलाती है। प्लीज रिमेंबर, 2 न्यूरॉनों की जो संधि है वो साइनाप्स कहलाती है। 2 न्यूरॉनों की संधि क्या कहलाती है? साइनाप्स कहलाती है।
एसी। दो न्यूरॉनों की जो संधि है वो क्या कहलाती है? साइनाप्स का नाम दिया जाता है। अब आ जाइए पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जहां पे दो न्यूरॉन मिलते हैं, न्यूरॉनों की जो संधि है वो क्या कहलाती है? साइनाप्स के नाम से जानी जाती है। क्लियर है जी? ठीक है। तंत्रिका कोशिकाओं को हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन जिसको हम लोग नर्व सेल्स कहते हैं। पिछली क्लास नहीं देखी है क्या ब्यूटी? उसी का एक्सटेंशन है टिश्यू, एनिमल टिश्यू। आपने देखा कल वाली क्लास। चलिए अब देखिए आप हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के भाग। अगर हम ह्यूमन के नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम को हमने शॉर्ट में लिखा है एनएस और हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। मानव नर्वस सिस्टम को मतलब ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है हमारा सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमारा है पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो मानव तंत्रिका तंत्र को यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब देखिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसे रखा गया है। तो ये देखिए ये है हमारा ब्रेन। ये क्या है? हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क। और ब्रेन के पिछले भाग से, यहां से तंत्रिकाओं का समूह निकलता है और कमर तक आता है। तो ब्रेन के पिछले भाग से जो तंत्रिकाओं का समूह निकल रहा है ना, नर्व्स का जो ग्रुप निकल रहा है, उसे हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन के पिछले भाग से जो तंत्रिकाओं का समूह निकल रहा है, जो तंत्रिकाओं का समूह निकल रहा है यहां से यहां तक जो तंत्रिकाओं का समूह आ रहा है, इसको कहते हैं आप स्पाइनल कॉर्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या नाम दिया गया है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या नाम दिया गया है? सीएनएस। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या नाम दिया गया है? सीएनएस। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या नाम दिया गया है? सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और देखिए ब्रेन से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, ब्रेन से तंत्रिकाएं निकलकर आपके शरीर में फैल रही हैं, है ना, और स्पाइनल कॉर्ड से भी तंत्रिकाएं निकलकर आपकी बॉडी में फैल रही हैं ऐसे। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मतलब मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु को हमने क्या नाम दिया है? सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये जो तंत्रिकाएं निकल रही है, ये तंत्रिकाएं ब्रेन से निकल रही है, ये तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्या नाम दिया गया है? पीएनएस, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नाम दिया गया है। ठीक है, तो हमने क्या कहा? सीएनएस का मतलब क्या हुआ? हमारा ब्रेन। ब्रेन को हमने क्या नाम दिया है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये दोनों को हमने सीएनएस कह दिया है। और ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिकाएं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाएं, दोनों को एक साथ क्या नाम दिया गया है? पीएनएस। मतलब क्या हुआ कि पीएनएस में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होंगी। पीएनएस में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होंगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होंगी। वो तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकल रही हैं, वो तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकल रही हैं, वो तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकल रही हैं, वह तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकल रही हैं, इन तंत्रिकाओं को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रेनियल तंत्रिकाएं, है ना। कपाल तंत्रिकाएं भी हिंदी में बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? कपाल तंत्रिकाएं। तो वह तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकलेंगी उसे हम कपाल तंत्रिकाएं कहेंगे। और ये 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। तो ये जो मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकल रही है ना, इन तंत्रिकाओं को हम क्या बोल रहे हैं? क्रेनियल तंत्रिकाएं या कपाल तंत्रिकाएं। ये कितना जोड़ा दिख रहा है? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, ऐसा ऐसा कितना होगा? 12 जोड़ी होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं?
क्रेनियल तंत्रिकाएं या कपाल तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो आप कहेगा सर 12 जोड़ी होती है। नाउ जो स्पाइनल कॉर्ड से तंत्रिकाएं निकल रही हैं, मेरू रज्जु से जो तंत्रिकाएं निकल रही हैं, उसे कहते हैं स्पाइनल तंत्रिकाएं, या शुद्ध हिंदी में इसे कहते हैं मेरू तंत्रिकाएं। क्या कहते हैं? मेरू तंत्रिकाएं। ये कहां से निकल रही है? मेरू रज्जु से। मेरू रज्जु से। तो वो तंत्रिकाएं जो मेरू रज्जु से निकल रही हैं उसको कहते हैं कपाल तंत्रिकाएं, और ये कितनी होती है? 31 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 31 जोड़ी। ये पूछा जा चुका है कि ये जो आपके मेरू रज्जु से यानी स्पाइनल कॉर्ड से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वो कितनी जोड़ी होती हैं? तो 31 जोड़ी। मैंने कितना लिखा है? 1 2 3 4 5। इस तरह से ये 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलकर आपकी पूरी बॉडी में फैल रही होती हैं। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलकर आपकी बॉडी में फैल रही होती है। तो देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमने क्या नाम दिया है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहा गया है? पीएनएस। फर्दरमोर जो तंत्रिकाएं ब्रेन से निकलती हैं उसको क्या कहा गया है? क्रेनियल तंत्रिकाएं। कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी। वो तंत्रिकाएं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? स्पाइनल तंत्रिकाएं। कितनी होती हैं? 31 जोड़ी। आ रही है बात समझ में? तो मतलब हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, ये सब मिलाकर क्या कहलाती है? हमारा नर्वस सिस्टम कहलाती है। तो आपसे सवाल कैसे होगा कि भाई मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं? क्रेनियल तंत्रिकाएं। कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी। तो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलकर बॉडी में फैलती हैं। ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब मेरू रज्जु है, मेरू रज्जु, इससे जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? स्पाइनल तंत्रिकाएं। कितनी जोड़ी होती हैं? 31 जोड़ी। तो ये तो हो गया किताबी भाषा में कि भाई आपका तंत्रिका तंत्र क्या है। इसको थोड़ा ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में समझिए कि भाई ये नर्वस सिस्टम एक्चुअली में क्या है। तो देखिए, नर्वस सिस्टम एक वायरिंग है जो गॉड ने आपके शरीर में कर रखी है। नर्वस सिस्टम क्या है? वायरिंग है जो गॉड ने आपके शरीर में कर रखी है। जैसे हमारे घरों में भी वायरिंग होती है ना, और इसका एक बिजली घर होता है जहां से ये कंट्रोल होता है सारा, और बिजली घर से एक मेन वायर आ रही है। ये क्या होता है? मेन वायर। ये होता है मेन वायर, मुख्य तार जो है, जो आपकी गलियों तक आता है। बिजली घर से आपकी गलियों तक आता है, और फिर गलियों से आपके घर में गया, और घर के हर कमरे में चला गया ये वायर, और कमरे के हर पार्ट में चला गया, है ना। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर का जो मेन बिजली घर है वो आपका ब्रेन है, और ये जो मेन वायर आया है वो स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड जो है, मतलब जो मेरू रज्जु है ना, वो मेन वायर है। हमारे शरीर का बिजली घर कौन है? ब्रेन। और ये यहां से यहां तक जो तंत्रिकाओं का समूह आया उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो आपका मेन वायर है, समझ लो तो। और यहां से देखो निकल कर ये जो मेन वायर है स्पाइनल कॉर्ड, यहां से तंत्रिकाएं निकल कर पूरी बॉडी में फैली हैं। हर ऑर्गन में, ऑर्गन से हर टिश्यू में, टिश्यू से हर सेल में, आप कहीं पर भी छूते हैं आपको उसका एहसास हो जाता है ना। अभी जैसा कि मैंने कहा कि मच्छर बैठा है कि मक्खी बैठी है, आप बिना देखे समझ लेते हैं कि कौन बैठा हुआ है। इतना जबरदस्त नर्वस सिस्टम दिया है। तो हर जगह तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है। तो ये जो हमारा ब्रेन है वो क्या है? ये ब्रेन जो है वो हमारा क्या है? मेन बिजली घर है। स्पाइनल कॉर्ड मेन वायर है जो यहां से यहां तक आया है, और यहां से तंत्रिकाएं निकल कर पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। आप कहीं पर भी छू रहे हैं, आपको उसका एहसास हो रहा है। और वायर जो इस्तेमाल किया है गॉड ने, वायरिंग करने के लिए जो वायर इस्तेमाल किया है, उस वायर का नाम समझ लो। ये जो वायर है ना, उस वायर का नाम समझ लो न्यूरॉन है। न्यूरॉन वो वायर है जिससे गॉड ने आपके शरीर में वायरिंग कर रखी है। कहीं पर भी छुओ आपको उसका एहसास हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? क्लियर हो रहा है? चलो, तो ये जो हमारा मेन बिजली घर है ब्रेन, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से आज बात करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना मेन बिजली घर जिसे हम कहते हैं ब्रेन। तो लेट अस स्टार्ट विद ब्रेन माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? ब्रेन पढ़ने वाले हैं। तो ब्रेन को हम लोग जरा देख लेते हैं ध्यान से। ब्रेन को हम लोग कहते हैं इंसेफेलॉन। क्या कहते हैं? एनसेफेलॉन। जैसे हार्ट के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्या? कार्डियक। फेफड़े के लिए टर्म यूज करते हैं पल्मोनरी।
है ना। उसके बाद किडनी के लिए टर्म यूज करते हैं रीनल, उसी तरह से मस्तिष्क के लिए टर्म यूज करते हैं इंसेफेलॉन। इंसेफेलॉन मतलब क्या होता है? ब्रेन। ब्रेन का जो औसत वजन होता है, मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है, मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है वो 1300 से 1400 ग्राम होता है। 1300 ग्राम महिलाओं में और 1400 ग्राम पुरुषों में। यानी अगर हम बोले तो लगभग 1.5 केजी का, मतलब 1.5 केजी का दिमाग होता है मनुष्य के शरीर में। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 1300 से 1400 ग्राम होता है। 1300 ग्राम महिलाओं का, 1400 ग्राम पुरुषों का। महिलाओं का जो दिमाग होता है वो पुरुषों से वजन में 100 ग्राम कम होता है। कितना? 100 ग्राम कम होता है। 100 ग्राम कम होता है। आप देख रहे हैं। तो आप महिलाओं को ऐसा नहीं बोल सकते अरे तुम्हारा तो पहले से 100 ग्राम कम है। भाई वेट से आईक्यू का लेना देना नहीं होता। आईक्यू इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके ब्रेन का जो सेरिब्रम वाला पोर्शन है, सेरिब्रम वाला पार्ट है, वो कितना डेवलप है। वैसे तो फिर हाथी का दिमाग आपसे ज्यादा होना चाहिए। हाथी के दिमाग का जो वजन है वो आपके वजन से ज्यादा है। तो वजन से फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि तुमको तो गॉड ने 100 ग्राम पहले से कम दे रखा है ना। तो आईक्यू डिपेंड करता है कि आपका सेरिब्रम कितना विकसित है। अगर हम बोलते हैं कि लार्जेस्ट ब्रेन किसका होता है, सबसे बड़ा मस्तिष्क, लार्जेस्ट ब्रेन, सबसे बड़ा मस्तिष्क किस जंतु का होता है, तो सबसे बड़ा मस्तिष्क जो होता है वो स्पर्म वेल का होता है। वेल की एक प्रजाति है स्पर्म वेल। स्पर्म वेल, इसका दिमाग का जो वजन है वो 7 से 9 केजी होता है। 7 से 9 केजी, लगभग आपके दिमाग से लगभग 6-7 गुना ज्यादा वजनी होता है आपका स्पर्म वेल का दिमाग। अगर हम अपने ब्रेन की बात करें तो हमारा जो ब्रेन है वो 3 झिल्लियों से घिरा होता है, 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। और इन झिल्लियों को हम मेनिंजेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। जैसे मान लिया कि ये आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये आपका ब्रेन है। तो हमारा ब्रेन जो है ना वो 3 झिल्लियों से घिरा होगा। ये एक झिल्ली होगी जो बिल्कुल ब्रेन से सटी हुई होगी, उसके ऊपर एक और झिल्ली होगी और उसके ऊपर एक और झिल्ली होगी। ये 3 झिल्ली जो है ना, इन तीनों झिल्लियों को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। तो मस्तिष्क हमारा जो है वो 3 झिल्लियों से घिरा हुआ है और इन तीनों झिल्लियों को हम लोग मेनिंजेस कहते हैं ना। ऊपरी वाली झिल्ली ड्यूरामेटर, बीच वाली कहलाती है एरेक्नोइड, अभी लिख देंगे, और लास्ट वाली झिल्ली कहलाती है पायामेटर। ठीक है, पायामेटर। तो आपने सुना होगा मेनिंजाइटिस, एक रोग आपने सुना होगा मेनिंजाइटिस, नाम सुना है कभी? मेनिंजाइटिस। अब मैंने आपको बताया होगा कि ये जो वर्ड आइटिस है, आइटिस, ये किसका सफिक्स है? ये स्वेलिंग का सफिक्स है, सूजन का प्रत्यय है। अगर डॉक्टर ने जिस अंग के बाद आइटिस लगा दिया, समझ लीजिए उसमें स्वेलिंग को बतला रहा है। जैसे अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में स्वेलिंग। लोग कहते हैं कि अपेंडिक्स हो गया, हो क्या जाएगा, वो तो रहता ही। क्या हो गया? अपेंडिक्स में स्वेलिंग आ गई, अपेंडिसाइटिस हो गई, जिससे पेट में दर्द होगा। तो मेनिंजाइटिस का मतलब क्या हुआ? मेनिंजाइटिस का मतलब हुआ स्वेलिंग इन मेनिंजेस। मेनिंजाइटिस का मतलब क्या है? स्वेलिंग इन मेनिंजेस, स्वेलिंग इन मेनिंजेस। मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन, मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन, मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाना क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस कहलाता है। और ये जो मेनिंजाइटिस है ये बैक्टीरियल भी हो सकती है और वायरल भी हो सकती है। प्लीज रिमेंबर, ये जीवाणु से भी हो सकती है और विषाणु से भी हो सकती है। तो आपसे पूछा गया था कि जो मेनिंजाइटिस होती है वो जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, दोनों के द्वारा, तो दोनों के द्वारा हो सकती है। होता क्या है कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से, जीवाणु या विषाणु के संक्रमण होने के कारण आपके मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाती है, बहुत तेज बुखार रहता है और इस कारण आपके सर में और गर्दन में बहुत तेज दर्द रहता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं गर्दन तोड़ बुखार। क्या बोलते हैं? गर्दन तोड़ बुखार भी इसको कहते हैं, है ना। या इसी को हम लोग मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं? मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी जानते हैं, या दिमागी बुखार इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? दिमागी बुखार, दिमागी बुखार। और देखिए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अगर किसी को हो गया, जीवाणु वाला मेनिंजाइटिस अगर किसी को हो गया तो पर्सन के मरने के चांसेस होते हैं। तो मस्तिष्क की झिल्लियों में जो सूजन आ जाती है ना, उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। ये जीवाणु विषाणु दोनों के द्वारा हो सकती है, बस याद रखना है। नाउ एक चीज और आ गई यहां पे, ईईजी। एक आपने पढ़ा होगा ईसीजी। ईसीजी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। कार्डियक वर्ड जहां पे भी आ जाए उसका मतलब क्या है? हार्ट से संबंधित। तो हार्ट की वर्किंग का पता लगाने के लिए, याद कीजिए हम लोग हार्ट पढ़े थे ना सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो कार्डियक मतलब क्या होता है? हार्ट। तो हार्ट की क्रियाविधि का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं? ईसीजी करवाते हैं। लेकिन मस्तिष्क की क्रियाविधि का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। देखो इंसिफेलो वर्ड जहां पे भी आ गया उसका मतलब ब्रेन से संबंधित होगा। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी करते हैं ब्रेन के वर्किंग का पता लगाने के लिए, मस्तिष्क की क्रियाविधि का पता लगाने के लिए, मस्तिष्क की वर्किंग का पता लगाने के लिए। और ईसीजी करते हैं हार्ट की क्रियाविधि का पता लगाने के लिए। हार्ट कैसा काम कर रहा है, ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ईसीजी करते हैं। और ब्रेन ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पता करना है तो हम लोग ईईजी करते हैं। बात आ रहा है? क्लियर है? चलिए, तो इंसेफेलो वर्ड जहां पे भी आ जाए उसका मतलब क्या हो जाता है कि ब्रेन। जैसे इंसेफेलाइटिस, जैसे मैं लिख दूं इंसेफेलाइटिस, है ना, इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस का मतलब क्या हो जाएगा? इंसेफेलॉन का मतलब ब्रेन और आइटिस का मतलब स्वेलिंग। तो ये हो गया स्वेलिंग इन ब्रेन। पूरे ब्रेन में अगर सूजन आ गई है ना, तो पूरे मस्तिष्क में अगर सूजन आ गई है, पूरे मस्तिष्क में अगर सूजन आ गई है तो उसको हम इंसेफेलाइटिस कहेंगे। और ये भी बैक्टीरियल और वायरल दोनों हो सकती है। ये भी बैक्टीरियल हो सकती है, मतलब जीवाणु जनित हो सकती है, और क्या हो सकती है? वायरल हो सकती है, विषाणु जनित हो सकती है ना। और इसको हम हिंदी में मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। मस्तिष्क ज्वर, मस्तिष्क ज्वर के नाम से जानते हैं। दिमागी बुखार ये भी कहलाती है। तो पूरे ब्रेन में अगर स्वेलिंग आ जा रही है तो हम कहते हैं इंसेफेलाइटिस। सिर्फ मस्तिष्क के झिल्लियों में अगर स्वेलिंग आ रही है तो उसे हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। तो हमने कहा कि हमारे दिमाग में जो होती है, हमारा जो ये जो मान लिया कि ये ब्रेन है, ये देखिए ये ब्रेन है। ये ब्रेन 3 झिल्लियों से घिरा होता है। सबसे नीचे वाली झिल्ली कहलाती है पायामेटर। क्या कहलाती है? पायामेटर। पायामेटर कहलाती है, जो बिल्कुल मस्तिष्क से सटी होती है। बीच वाला कहलाती है एरिकनोइड, है ना। पायामेटर बीच वाली कहलाती है एरिकनोइड, और ऊपर वाली कहलाती है ड्यूरामेटर। और इन तीनों को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। तो ये खोपड़ी हो गई आपकी, खोपड़ी से जो सटी हुई होगी वो होगी आपकी ड्यूरामेटर, बीच वाला एरिकनोइड, नीचे वाला पायामेटर। ये 3 झिल्लियां होती हैं। 3 झिल्लियां ब्रेन को घेरे रहती हैं, और इन तीनों झिल्लियों को एक साथ हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। तो जो सबसे बाहर वाली है वो क्या कहलाती है? सबसे बाहर वाली कहलाती है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर। बीच वाली एरिकनोइड, है ना, एरिकनोइड, या ऐसे अरकनोइड लिख देते हैं इसको। और सबसे अंदर वाली पायामेटर क्या कहलाती है? पायामेटर, या पियामेटर, जो लिखना है लिखिए, हिंदी में कोई नाम ही नहीं है इसका। ठीक है, तो ये 3 झिल्लियां होती हैं। कभी कभी इसके नाम ऑप्शन में रहेंगे तो आप समझ लीजिएगा, ड्यूरामेटर, एरिकनोइड और पायामेटर, ये मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों के नाम हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। हम लोग देखने जा रहे हैं मस्तिष्क के भाग। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। दूसरा है हमारा मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा है हमारा हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में।
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का एक भाग आपको पढ़ना है सेरिब्रम, जिसको पर मस्तिष्क कहते हैं। मध्य मस्तिष्क का एक भाग आपको पढ़ना है जिसका नाम है ऑप्टिक लोब। क्या पढ़ना है? ऑप्टिक लोब। और पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, पॉन्स, जिसका नाम है पॉन्स वेरोलाई, और तीसरा तो सबको पता ही होगा मेडुला, जिसको मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। अब आप यहां से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन पश्च मस्तिष्क का भाग है या कौन पश्च मस्तिष्क के भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन? तो हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ये हैंड ब्रेन के पार्ट है। उस पे भी एक चीज और ध्यान रखनी है। देखो सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। पर मस्तिष्क यानी सेरिब्रम जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है, लेकिन जो सेरिबेलम है ना वो पश्च मस्तिष्क का यानी हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। अब हम ब्रेन के एक एक पार्ट को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन के सेरिब्रम को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन, और उसमें भी फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं? सेरिब्रम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। आपको डायग्राम पे ध्यान नहीं देना है, बस ऐसे मैं बतला रहा हूं। अगर हम अपने ब्रेन को ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका सेरिब्रम दिखेगा। फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरिब्रम दिखेगा, है ना, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये आपका फोर ब्रेन है। अगर हम अपने मस्तिष्क को ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका सेरिब्रम दिखेगा। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम को ऐसे 20 से हम काट कर अगर देखेंगे तब आपको दिखाई देगा ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो क्या है? ये पूरा का पूरा पार्ट आपका सेरिब्रम है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जब इस ब्रेन को ऐसे काट कर 20 से देखा गया तब आपको दिखेगा मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। ये देखिए, ये मिड ब्रेन वाला पोर्शन है, ये है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और ये जो है आपका हैंड ब्रेन है, पश्च मस्तिष्क। ऊपर से आपको सिर्फ और सिर्फ आपका सेरिब्रम दिखेगा, है ना। और ये जो सेरिब्रम है हमारा, सेरिब्रम जो है, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये 2 इक्वल हाफ्स में बटा होता है, 2 बराबर भागों में बटा होता है ना। और प्रत्येक हाफ को, है ना, प्रत्येक हाफ को हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये टोटल आपको क्या दिख रहा है? सेरिब्रम दिख रहा है, और सेरिब्रम को 2 इक्वल पार्ट में हमने बांट दिया है। तो सेरिब्रम के 2 आधे भागों को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर पर मस्तिष्क अर्ध गोलार्ध, अर्ध गोलार्ध, ये भी क्या कहलाएगा? सेरिब्रल हेमिस्फेयर। हेमी मतलब हाफ, स्फेयर मतलब गोला जैसा, सेरिब्रल हेमिस्फेयर पर मस्तिष्क अर्ध गोलार्ध, अर्ध गोलार्ध। और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर एक दूसरे से एक टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं। इसको कहते हैं हम लोग कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। तो ये सब टर्म्स बस याद रख लेना है कि कॉर्पस कैलोसम क्या है, तो ब्रेन में पाया जाता है। और ये कॉर्पस कैलोसम क्या है? तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, सेरिब्रल हेमिस्फेयर यानी सेरिब्रम के दोनों पार्ट को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो ये सब टर्म्स ऐसे याद कर लेने हैं। तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो सेरिब्रम होता है। तो ये पूरा ऊपर से देखोगे तो सेरिब्रम दिखेगा, जब काट करके देखोगे तब जो है वो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क आपको दिखेगा। ऊपर से सिर्फ फोर ब्रेन दिख रहा है। ये क्या है? फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क का भी ये कौन सा भाग है? सेरिब्रम है, वही दिखेगा बस। ठीक है, तो ये देखो, ऊपर से देखने पे आपको सिर्फ सेरिब्रम दिख रहा है, सिर्फ सेरिब्रम दिख रहा है। जब इसको आप काटोगे तो ये देखो, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये आपका सेरिब्रम है,
और जब काटोगे आप इसे तो ये आपका मध्य मस्तिष्क हो गया, ये पश्च मस्तिष्क हो गया, और ये टिश्यू है जो दोनों को आपस में जोड़ रही है। ऐसे काटोगे ना तो दोनों को आपस में, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को आपस में जोड़ रहा है, उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर कॉर्पस कैलोसम है। इसी का नाम क्या है? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस, ये कॉर्पस कैलोसम है जो दोनों को आपस में जोड़ रहा है, हाफ को। ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर इधर आधा, सेरिब्रल हेमिस्फेयर इधर आधा, दोनों को जोड़ने वाला जो टिश्यू है वो है आपका कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो इतना याद रखना है। तो चलिए इन पॉइंट्स को थोड़ा हम लिख भी लेते हैं, इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम, पर मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं, पर मस्तिष्क कहते हैं। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। पहला पॉइंट याद रखना है। तो ज्यादा डायग्राम की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मस्तिष्क का कौन सा भाग है, सेरिब्रम, और सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और दूसरा पॉइंट, इट कंट्रोल्स ऑल वॉलंटरी एक्शंस ऑफ योर बॉडी, है ना। हमारे शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है, शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला जो कौन है, वो है आपका सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के बारे में दो बातें आपको याद रखनी है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और ये शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है जी। अहम, परीक्षा, दीपिका, सैनी कुमार, क्लियर हो रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को अभी तक समझने में? चलिए अब देखिए, हमने कहा कि ये सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं? ऐच्छिक क्रियाएं आप जानते हैं, वॉलंटरी एक्शन वो एक्शंस होते हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, जिन एक्शंस को हम अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लर्निंग, सीखने की क्षमता, सीखने की क्षमता यहीं से आती है। जितना ज्यादा सेरिब्रम विकसित होगा उतनी ही ज्यादा सीखने की क्षमता होगी, उतनी ही अच्छी आपकी तर्क शक्ति होगी, रीजनिंग पावर होगी, उतनी ही अच्छी आपकी स्मरण शक्ति होगी, स्मरण शक्ति होगी, याददाश्त होगी, याददाश्त होगी, उतने ही अच्छे उतने ही बढ़िया आप, उतने ही ज्यादा आप इंटेलिजेंट होंगे, मतलब बुद्धिमत्ता हो आपकी यहीं से कंट्रोल होती है ना। उतनी ही अच्छे आपकी भावनाएं होंगी, आपके जज्बात होंगे, भावनाएं होंगी, आपके जज्बात होंगे। जितना ज्यादा सेरिब्रम विकसित होगा उतनी ही अच्छी आपकी क्या होगी? पर्सनालिटी होगी, व्यक्तित्व होगा, शख्सियत होगी, उतनी ही अच्छी इमेजिनेशन पावर होगी, उतनी ही अच्छा जजमेंट पावर होगा, उतना ही ज्यादा आप अपने विल पावर को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, इन सभी का जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो यह सेरिब्रम है। और सेरिब्रम किन चीजों का केंद्र होता है? तो लर्निंग, रीजनिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, पर्सनैलिटी, इमेजिनेशन, जजमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ विल पावर, इन सभी चीजों को एक्सप्रेस करने की जो क्षमता है वो यहीं से आती है ना। तो जितना ज्यादा सेरिब्रम विकसित होगा उतनी ही ज्यादा सीखने की क्षमता होगी, उतनी ही अच्छी तर्क शक्ति होगी, उतनी ही अच्छी आपकी याददाश्त होगी, उतनी ही ज्यादा आप बुद्धिमान होंगे, उतनी ही अच्छी आपकी भावनाएं, आपके जज्बात होंगे, उतनी ही अच्छी आपकी व्यक्तित्व होगी, पर्सनैलिटी होगी। अब पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता है। तो आप कहिएगा सर कि मतलब हम सेरिब्रम को कैसे विकसित करें? तो जितना आप यूज करेंगे सेरिब्रम को उतना ज्यादा विकसित होगा। जैसे मान लिया यहां पे फैन चल रहा है, लाइट जल रहा है, तो कोई सोचता है कि भाई ये फैन कैसे चल रहा है, ये लाइट कैसे जल रहा है, और कोई सोचता है कि जल रहा है तो जलने दो, चल रहा है तो चलने दो, मेरे बाप का क्या जाता है। जैसे देखिए, सबके सर पे जिंदगी में कभी ना कभी कुछ गिरता ही है। न्यूटन के सर पर जब सेब गिरा तो उसने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तब उन्होंने कहा कि हो ना हो पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींच रही है, और जिस बल से खींच रही है उस बल का नाम उन्होंने गुरुत्वाकर्षण दिया, ग्रेविटेशन दिया, और लॉ भी दिए ग्रेविटेशन के। तो जितना ज्यादा आप यूज करेंगे अपने ब्रेन को उतना ज्यादा विकसित होगा। आपको रीजनिंग, साइंस, मैथ्स क्यों पढ़ाए जाते हैं?
ताकि आपका दिमाग विकसित हो, आपकी जिंदगी जीने का नजरिया अलग हो जाए, सोचने का नजरिया अलग हो जाए, आप चीजों को साइंटिफिकली सोचो। तो जितना ज्यादा आप सेरेब्रम को विकसित करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगी, आपकी सीखने की क्षमता, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता, पर्सनैलिटी। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता है, ये जो जाहिरी शक्ल सूरत है आपकी, इसे पर्सनैलिटी नहीं कहते। पर्सनैलिटी का मतलब है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, किसी चीज को देखने का नजरिया कैसा है, जीवन को देखने का नजरिया कैसा है, मिलने जुलने का तरीका कैसा है, बात करने की तमीज कैसी है, ये पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी का मतलब है कि आदमी जब बाहर निकले तो हवाएं, फिजाएं, पेड़ पौधे, कुत्ते बिल्ली सब आपसे खुश हो जाएं। ऐसा नहीं कि आपके जाते ही महफिल साफ हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसके जाते ही लोग खिसक लेते हैं कि अरे आ गया ये। जैसे कोई यूं कहता है कि मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं। कोई इसी बात को यूं कहता है कि मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरी बच्चे हैं, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूं। अब देखिए दोनों बात एक ही है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर भी है। आप अपने माता पिता को साथ नहीं रख सकते खुद के साथ, हाँ उनके साथ रहकर आप खुद पर एहसान कर सकते हैं। तो ये होती है पर्सनैलिटी, कि आपके बात करने का तमीज कैसा है, तरीका कैसा है, मिलने जुलने का ढंग कैसा है, किसी चीज को देखने का नजरिया कैसा है। कोई कहता है कि गिलास आधा खाली है, कोई कहता है कि गिलास आधा भरा हुआ है। तो ये पर्सनैलिटी होती है। और ये पर्सनैलिटी तो कुछ दिनों तक किसी को धोखे में रख सकती है, एक हफ्ते तक, एक महीने तक, बहुत चेहरे पर चेहरा लगा रखा है तो एक साल तक। फिर ओरिजिनल पर्सनैलिटी जब सामने आ जाती है तो हो जाता है ब्रेकअप, और उसकी भी होती है पार्टी। ब्रेकअप पार्टियां आपने सुना होगा। तो एक शायर, ब्रेकअप पर मुझे एक शेर याद आ जाता है। यहां पे एक शायर कहते हैं कि जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया लेकिन। देखिए ब्रेकअप को उर्दू में कहते हैं तरके ताल्लुक। ताल्लुक का तर्क हो जाना, ताल्लुक का टूट जाना, दैट इज ब्रेकअप। और अना मतलब क्या होता है, ईगो, और जमीर का मतलब होता है अंतर आत्मा। तो शायर कहते हैं कि जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया लेकिन, सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूं। जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया लेकिन, सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूं। अना ये कहती है सारा कसूर उसका था, जमीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूं। अना ये कहती है सारा कसूर उसका था, जमीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूं। तो हो जाता है ब्रेकअप, और उसकी भी होती है पार्टी जब नजर आ जाती है ओरिजिनल पर्सनैलिटी। लोग कहते हैं कि हमने आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कुछ और, आप कुछ और निकल गए। तो भाई आपने ये देखा था, ये जाहिरी शक्लो सूरत जिसका कोई मतलब नहीं होता है, ये तो कुछ दिनों का लश्कर होता है जो खत्म हो जाता है ना, 2-4 महीने में। जो दो लोगों को साथ में सच में रखती है वो है ये वाली पर्सनैलिटी, सेरिब्रम वाली पर्सनैलिटी। तो मेरा ये कहना है कि जो है आप वो शो कीजिए लोगों को, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा महान बनने की। आप जैसे हैं वैसे शो कीजिए, कभी जिंदगी में आपको तकलीफ नहीं होगी, कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं होगी। आज तक तो, आजकल तो लोगों के चेहरे पर चेहरे हैं, है ना, घर में कुछ है, ऑफिस में कुछ है, लोगों से मिलने जुलने का तरीका कुछ है, कई चेहरे पर चेहरे लिए घूम रहे हैं। समझ में नहीं आता कि आदमी दरअसल है क्या। एक शायर कहते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। किसी को देखना हो तो बार बार देखिए, एक बार देखकर शादी मत कर लीजिए कि अरे बहुत मस्त लग रहा है शादी कर लेते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाएगा। और जो है वो शो कीजिए लोगों को, ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई चेहरे पर चेहरे लिए लोग घूम रहे हैं आजकल। एक शायर कहते हैं कि कोई हंस के हंसा के टूट गया और कोई मुस्कुरा के टूट गया, मैं तो टूटा था उसकी चाहत में, वो मुझे आजमा के टूट गया। और कितने चेहरे थे उसके चेहरे पर, आईना तंग आके टूट गया। कितने चेहरे थे उसके चेहरे पर, आईना तंग आके टूट गया, है ना। कई चेहरे पर चेहरा लिए घूम रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि एक चेहरा रखिए, जो है वो शो कीजिए कि जैसा भी हूं, अच्छा या बुरा अपने लिए हूं, जैसा भी हूं, अच्छा या बुरा अपने लिए हूं, मैं खुद को नहीं देखता औरों की नजर से। तो आप जो हैं वो शो कर रहे हैं ना लोगों को, तो जिंदगी में कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं
कि मैं इस वेशभूषा में, इस हेयर स्टाइल में, इन कपड़ों में आपके सामने क्लास ले रहा हूं, ठीक है। और मैं क्लास से बाहर निकलते ही हाफ टी शर्ट हाफ पैंट पहनकर बाल खड़े करके कहीं पर यो यो कर रहा हूं, और आप में से कोई आता हुआ दिख जाए मुझे स्टूडेंट, तो मुझे छुपना पड़ जाएगा। कह रहे ये लग रहा है मेरा स्टूडेंट है, मुझे इस हालत में देखेगा तो क्या समझेगा। लेकिन मैं इसी वेशभूषा में वहां पे हूं तो मैं आपको बतला सकता हूं कि भाई तुम यहां क्या कर रहे हो, कुछ बन जाना तब आना, अभी ये बड़े लोगों की जगह है, जाओ तुम तैयारी करो अभी। तो जो है वो शो कीजिए जिंदगी में, कभी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि जितनी भी वॉलंटरी एक्शन है, जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं, ये सब आपके सेरिब्रम से कंट्रोल होती है। तो ये सारी पूछी जा चुकी हैं। तो हमने क्या कर दिया है कि जो भी सही ऑप्शन थे उनको एग्जाम्पल बना दिया, है ना, एग्जाम्पल बना दिया। जैसे कि मेमोरी पूछा गया कि कहां से कंट्रोल होती है, रीजनिंग, तर्क शक्ति, भावनाएं कहां से कंट्रोल होती है, पर्सनैलिटी कहां से कंट्रोल होती है। तो सही ऑप्शन को हमने एग्जाम्पल बना दिया। 26 का अभी तक पीडीएफ नहीं मिला, ठीक है, उसको करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद आ जाइए आपका मिड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का एक ही पार्ट आपको पढ़ना है, सेरिब्रम। अब आ जाइए मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का एक पार्ट है आपका ऑप्टिक लोब। क्या नाम है इसका? ऑप्टिक लोब। अब देखिए ये वर्ड ऑप्टिक जहां पे आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्ड ऑप्टिक जहां पे आ गया, इसका मतलब है देखने से चीज, देखने से संबंधित कोई भी चीज, है ना। यानी जितने भी मतलब देखने की शक्ति होगी वो यहीं से प्रदान होगी। तो यह भाग, मस्तिष्क का यह भाग देखने की शक्ति प्रदान करता है, देखने की क्षमता प्रदान करता है। जितने भी विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं यहीं से कंट्रोल होते हैं, करता है, ठीक है जी, करता है। तो जितने भी विजन वाले चीजें हैं, है ना, देखने की जो क्षमता है वो कहां से आती है? तो उत्तर है ऑप्टिक लोब से। जैसे क्वेश्चन था कि देखने की क्षमता प्रदान करता है, उत्तर क्या था? मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क का भी कौन सा भाग? तो ऑप्टिक लोब। अब ये जो आपका ऑप्टिक लोब है ना, वो 4 हिस्सों में बना होता है, 4 पार्ट में बटा होता है। और इस ऑप्टिक लोब को इसीलिए कॉर्पोरा, क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। तो सिंपल ये टर्म याद रख लीजिएगा, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना जो है वो क्या है? ऑप्टिक लोब है। ऑप्टिक लोब 4 हिस्सों में बटा होता है, क्वाड्री मतलब 4, है ना। तो कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना किसका भाग है? तो मस्तिष्क का भाग है। और मस्तिष्क का भी किसका भाग है? मध्य मस्तिष्क का, और वो भी मध्य मस्तिष्क में कौन? ऑप्टिक लोब। तो ऑप्टिक लोब 4 पार्ट में ऐसे रहता है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, ठीक है जी। हाँ जी, आनंद शाक्या, शुक्रिया आपका, ठीक है। अंजलि, शुक्रिया आपका, बहुत खूब। चलिए, अब आ जाइए हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन की अगर जहां तक हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, पश्च मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। आपको पहले से पता है, पश्च मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। पहला है सेरिबेलम, अनु मस्तिष्क, दूसरा है पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई, एंड तीसरा है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये जो हमारा पश्च मस्तिष्क है, इसके 3 भाग हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। अब सबके पार्ट के फंक्शंस देख लेते हैं, हर एक पार्ट को एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क की बात करने वाले हैं। इसको हिंदी में सेरिबेलम भी लिख सकता है, हिंदी वालों का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। अगर हम बात करते हैं किसकी? सेरिबेलम की। तो सेरिबेलम जो है वो बॉडी पोस्चर यानी शरीर की जो मुद्राएं हैं और इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। तो जहां पर भी बैलेंस आ जाता है, संतुलन आ जाता है, वो सब कहां से नियंत्रित होगा? सेरिबेलम से। तो यह शरीर की मुद्राओं एवं बैलेंस को, इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि वॉकिंग, चलना फिरना, इसमें संतुलन आता है ना, इन्वॉल्व होता है। बिना बैलेंस का आप चल फिर नहीं सकते। जैसे जब बच्चा चलना शुरू करता है शुरुआती दौर में, तो गिरता पड़ता है, लड़खड़ाता है,
और फिर सेरिबेलम उसका बैलेंस हो जाता है तो वो चलने लगता है। मोहल्ले में शोर हो जाता है कि मेरा बेटा चलने लगा, और माँ बाप उंगलियां पकड़ पकड़ कर चलाते हैं। बच्चा गिरता है, फिर उठाते हैं, फिर गिरता है, फिर उठाते हैं। लेकिन वही माँ बाप जब बचपन में लड़खड़ाते हैं, बुढ़ापे में आने पर वो लड़खड़ाते हैं तो बच्चा इरिटेट हो जाता है। आपको सोचना चाहिए कि जिस माँ बाप ने आपको उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, जो आपके गिरने पड़ने पर लड़खड़ाने पर खुश होते थे, और जब वो बूढ़े हुए तो आप जो है उनके लड़खड़ाने पर इरिटेट हो रहे। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसका बचपना लौट आता है, वो बचपनों जैसी हरकत करते हैं, तो उस पे खफा नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि आप क्या क्या बातें करते थे बचपन में, उन सब को वो टॉलरेट करते थे। बात आ रही है समझ में? तो चलना फिरना, उसके बाद साइकिल चलाना। साइकिलिंग में यही इन्वॉल्व होता है। जैसे आप शुरुआत में साइकिल चलाते हैं, गिरते पड़ते लड़खड़ाते हैं, जैसे ही सेरिबेलम बैलेंस होता है आप चलाने लगते हैं। सेरिबेलम को बैलेंस करके लोग तो मौत के कुआं में कार बाइक तक चला लेते हैं। डांसिंग, जो जितना अच्छा सेरिबेलम को बैलेंस करेगा उतना अच्छा नृत्य करेगा। और स्विमिंग, तैराकी, इन सभी जगहों पे बैलेंस इन्वॉल्व हो रहा है। तो जहां कहीं पर भी बैलेंस आएगा वहां पे सेरिबेलम का दखल होगा, है ना। जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है, तो शराब पीने से जो प्रभावित होता है वो कौन होता है, तो सेरिबेलम प्रभावित होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आदमी पीने के बाद लड़खड़ाना चालू कर देता है। कुछ तो सचमुच में लड़खड़ाते हैं पीकर, कुछ एक्टिंग ज्यादा करते हैं। एक पौआ पिएंगे 1 किलो जैसा लड़खड़ाएंगे। उसको 2-4 थप्पड़ लगाइए, सारा सेरिबेलम उसका सेट हो जाएगा 2 मिनट में। ये जो पॉलिथीन पीने वाले हैं वो पीकर इधर उधर लड़खड़ाते हैं। जो खानदानी पियक्कड़ होते हैं ना, वो पीने के बाद अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, तो शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो याद कर लीजिएगा सेरिबेलम। क्योंकि आदमी जो है पीने के बाद इसीलिए लड़खड़ाने लगता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि ड्रिंकिंग और ड्राइविंग कभी भी एक साथ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ड्रिंकिंग करने से क्या हुआ, एक तो आपका बैलेंस खराब हो गया, दूसरा बॉडी पोस्चर भी खराब हो जाता है। आपने देखा होगा पिया हुआ आदमी अजीब अजीब बॉडी पोस्चर बनाएगा, ऐसे ऐसे बोलेगा, चलेगा। उसके बॉडी पोस्चर से देखकर लग जाता है किसने पी रखी है। दूसरा, लड़खड़ाने लगता है, बैलेंस तो खराब ही हो गया। और तीसरी सबसे खतरनाक बात कि अल्कोहल लेने से रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। रिएक्शन टाइम का मतलब है किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्ड करने का जो टाइम है वो कहलाता है रिएक्शन टाइम, वो बढ़ जाता है। और रिएक्शन टाइम का बढ़ जाना ये खतरनाक बात है। रिएक्शन टाइम जितना कम रहेगा उतना अच्छा है आपके लिए। रिएक्शन टाइम का मतलब है किसी चीज के प्रति आप कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो रिएक्शन टाइम कम है मतलब जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्शन टाइम ज्यादा है मतलब आप देर से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आप देर से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। जैसे हमारी तरफ एक पत्थर तेजी से आ रहा है, रिएक्शन टाइम कम रहा, मैं तुरंत हट गया तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन उधर से पत्थर आ रहा है और मैंने देर से रिस्पॉन्ड किया, है ना, रिएक्शन टाइम ज्यादा है तो मुझे वो पत्थर लग जाएगा। यही होता है शराब पीने से। शराब पीने से रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, मतलब ये जो आदमी है किसी चीज के प्रति देर से रिस्पॉन्ड करता है। अब उधर से कार आ रहा है, ये आराम से घुमाएगा, मोड़ेगा, तब तक क्या होगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जब भी कोई आदमी शराब पिए तो उसको बिल्कुल गाड़ी चलाने नहीं देना चाहिए। जिसने पी रखी है वो जरूर बोलेगा कि आज आपका भाई गाड़ी चलाएगा। नहीं, उसको बोलिए कि नहीं, आपका भाई नहीं, मैं भाई चलाऊंगा गाड़ी। बात आ रही है समझ में? क्लास बहुत छूट गई, एक एक करके कंप्लीट करिए रिकॉर्डिंग से, है ना। चलिए, भूल जाते हैं, बार बार पढ़ते रहिए, बार बार लेक्चर्स देखते रहिए, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि बॉडी को बैलेंस करने में किन किन का रोल होता है, तो देखिए बॉडी को बैलेंस करने में एक तो आपके मस्तिष्क का रोल है और दूसरा आपके कान का भी रोल होता है। ये आपका ब्रेन और कान मिलकर क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करता है, शरीर का संतुलन करता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर का जो संतुलन है वो कौन कौन करता है, तो एक तो मस्तिष्क हो गया, और मस्तिष्क में भी कौन सा, तो आपने कहा सर सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, और दूसरा जो है अंग हमारे शरीर का वो है कान। ये कान और मस्तिष्क मिलकर शरीर को बैलेंस करते हैं। अगर पूछा जाए कि कान का जो प्राइमरी फंक्शन है,
कान का प्राइमरी फंक्शन, कान का प्राथमिक कार्य क्या है? कान का प्राथमिक कार्य क्या है? बैलेंस करना या सुनना? तो कान का प्राथमिक कार्य है बैलेंसिंग, शरीर का संतुलन करना। और सेकेंडरी फंक्शन है आपका हियरिंग। हियरिंग सेकेंडरी फंक्शन है भाई साहब, ये याद कर लीजिएगा। द्वितीय कार्य है, द्वितीय कार्य। तो कान का द्वितीय कार्य है आपका हियरिंग यानी सुनना। कान का मुख्य कार्य है शरीर को बैलेंस करना, प्लीज रिमेंबर। तो ये हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो कान है, दोनों मिलकर क्या करते हैं? बॉडी को बैलेंस करते हैं। और कान का भी 3 पार्ट होता है। कान में होते हैं इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर, आंतरिक कान, आंतरिक कर्ण, कान को कर्ण भी कहते हैं। तो कान के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में कुछ लिक्विड होती हैं जो जब आप इधर झुकेंगे तो उसका लिक्विड, और कुछ कण होते हैं जिसको हम ऑटोलीथ कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कण होते हैं, इस तरफ ज्यादा आएंगे। तो ब्रेन को पता चल जाएगा कि आदमी इधर झुका हुआ है, ब्रेन ऑर्डर देगा कि भाई पोस्चर मेंटेन करो, है ना। तो सिंपल आपको याद रखना है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि ब्रेन और कान मिलकर शरीर का क्या करते हैं? संतुलन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा है वो है पॉन्स, जिसको पॉन्स वेरोलाई कहते हैं। ये जो शब्द पॉन्स है एक लैटिन शब्द से लिया गया है। पॉन्स शब्द लिया गया है लैटिन शब्द, किससे? एक लैटिन शब्द से लिया गया है। ये पॉन्स शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है? पुल यानी ब्रिज। तो पॉन्स शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है ब्रिज। और ब्रिज का काम क्या होता है? ब्रिज का काम क्या होता है कि एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ना, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ना। तो पॉन्स का भी यही काम होता है मस्तिष्क में, कि यह मस्तिष्क के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है, मस्तिष्क के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है ना। तो पॉन्स क्या करता है? तो आप कहेगा इट कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ द ब्रेन, वन पार्ट ऑफ द ब्रेन टू अदर। यह मस्तिष्क के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है ना। यह मस्तिष्क के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है, पुल का काम करता है। नाम ही है पॉन्स, मतलब पुल का काम करेगा, जोड़ता है। बस इसमें इतना याद रखिएगा, जोड़ता है। तो यह मस्तिष्क के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने का कार्य करता है। कौन? तो आप कहेगा सर हमारा पॉन्स। अब आ गया लास्ट भाग। मस्तिष्क का जो लास्ट भाग है वो कहलाता है मेडुला। पूरा नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा। आपने अभी अभी पढ़ा है कि शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? तो आपने कहा सर सेरिब्रम। लेकिन शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा? यही करेगा। वो क्रियाएं जो आपके बस में नहीं है, आपके इख्तियार में नहीं है, वो अनैच्छिक होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उल्टी करना, उल्टी करना, उसके बाद छींकना, उसके बाद खांसना, उसके बाद भोजन का निगलना, भोजन का निगलना, उसके बाद लार का स्रावित होना, लार का स्रावित होना, है ना। सेक्रेशन ऑफ सलाइवा मतलब सलाइवेशन। उसके बाद हृदय की धड़कन, धड़कनों पर आपका इख्तियार है क्या? हृदय की धड़कन, तो धड़कनों पे आपका बस नहीं चलता तो यहीं से होगा। उसके बाद श्वसन, उसके बाद रक्तचाप, रक्तचाप। तो जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन सभी का नियंत्रण यहीं से होगा, उन सभी का नियंत्रण यहीं से होगा। जैसे एक बार आपसे पूछा गया था कि भाई बताइए कि उल्टी केंद्र एवं श्वसन केंद्र, उल्टी केंद्र एवं श्वसन केंद्र, वॉमिटिंग सेंटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ योर ब्रेन? तो श्वसन केंद्र एवं उल्टी केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? तो उत्तर था आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो वॉमिटिंग आ रही है तो आएगी, है ना, छींक आ रही तो आएगी, कफिंग, भोजन का निगलना। आप कहिएगा सर भोजन का निगलना तो ऐच्छिक है,
हम अपनी मर्जी से भोजन निगल सकते हैं, बिल्कुल हम निगल सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन खाना खाते वक्त ये अनैच्छिक होता है। खाना खाते वक्त ये इनवॉलंटरी होता है। आप सोचकर नहीं निगलते कि चलो बहुत चबा लिया, निगल लेते हैं, नहीं, आप खाते जाते हैं, स्वैलो होता जाता है, निगलाता जाता है। अगर खाना खाते वक्त ये ऐच्छिक होता और आप खाना खा रहे होते और किसी सोच में गुम रहते, किसी के ख्याल में गुम रहते, तो आप चबाते रह जाते, बाद में ध्यान आता कि अरे अब तक तो निगल लेना चाहिए था, है कि नहीं। तो ये खाना खाते वक्त अनैच्छिक होता है, आप खाते जाते हैं, निगलाता जाता है। किसी के सोच में गुम था, सॉरी, तेरे ख्याल में गुम था कि लग गई आंखें, तेरे ख्याल में गुम था कि लग गई आंखें, जरा सी देर को ही तुझसे ख्वाब में मिल आए हम, है ना। तो इस तरह की बातें जब होगी तो आप चबाते रह जाते, निगलने का ध्यान बाद में आता। सो ये अनैच्छिक है। उसके बाद लार का स्रावित होना, देखिए अनैच्छिक है। अगर कोई आपके सामने अचार निकाल ले तो ना चाहते हुए भी आपके मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं आ जाता, तो ये अनैच्छिक है। किसी का तो अचार के जिक्र से ही उसके मुंह में पानी आ जाता है, तो ये अनैच्छिक है, तो यहीं से कंट्रोल होगा। जैसे पहले गांव में बहुत बैंड पार्टी आया करती थी, शादी विवाह होता था तो लोग बैंड बाजा आया करता था, लोग रुमाल का कोना पकड़कर नागिन डांस करते थे। अब तो ये सारी चीजें अब उतनी होती नहीं है, पहले बहुत हुआ करती थी। दूसरे की शादी में कोई और नाच रहा होता था, अब सोचते हैं कि भाई शादी उसकी है, हम क्यों नाचे। तो जैसे मान लिया एक बैंड पार्टी आई हुई और कोई धुन बजा रहा है, मुंह से बजाने वाले बाजा शहनाई ट्रम्पेट वगैरह बजा रहा है, वहां पे आप कुछ मत कीजिए, यहां पर एक अचार लेकर खड़े हो जाइए उसके सामने, और जो मास्टर है बैंड मास्टर उसको दिखा दीजिए, वो नहीं बजा पाएगा। क्यों? क्योंकि अचार को देखते उसके मुंह में पानी आएगा और वो सलाइवा लार बार बार उसके इंस्ट्रूमेंट में भर जाएगा, सुर ताल उस बेचारे का बिगड़ जाएगा। वो कहेगा भाई साहब क्यों पेट पर लात मार रहे हैं, बजा लेने दीजिए, है ना, रोजी रोटी है उसकी, आप नहीं हटे तो सब मिलकर पीट भी सकता है। तो जितने भी अनैच्छिक क्रिया होगी सब यहीं पे आ जाएगी, किस पे? मेडुला ऑब्लोंगाटा पे। तो ये हमारा था ब्रेन और ब्रेन के सारे पार्ट। अब देखिए एक चीज होती है रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़ा होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्त या प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये लास्ट में जरा देख लीजिए, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। देखिए ये क्या होती है, ये रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी एक्शन होती है। सबसे पहले ये कैसी है? इनवॉलंटरी एक्शन होती है, अनैच्छिक क्रिया होती है। कैसी होती है? अनैच्छिक क्रिया होती है और ब्रेन से कंट्रोल नहीं होती, मस्तिष्क से कंट्रोल नहीं होती, मस्तिष्क से कंट्रोल नहीं होती। इसको कंट्रोल कौन करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, मेरु रज्जु करता है। और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाती है, तुरंत हो जाती है। इस क्रिया को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे सपोज करो कि यहां पर किसी ने लाकर गर्म चाय की प्याली रख दी, मैंने देखा नहीं पढ़ाने के चक्कर में, और मैं ऐसे यहां पे आया और ये हाथ मैंने यहां पे रखा, तो मेरा हाथ बिना सोचे समझे एक झटके से अचानक उठ जाएगा, बिना सोचे समझे। यहां पर एक कील है, कील पर हाथ पड़ते ही हमारा हाथ अचानक एक झटके से उठ जाएगा, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन देखिए क्या है? क्विक, ऑटोनोमिक, मतलब अपने आप होने वाला रिस्पॉन्स है, जो इन्वायरमेंट में चेंज होने के कारण होता है। और इन्वायरमेंट में कोई चेंज होना कहलाता है स्टिमुलस। जैसे गरम हाथ हमारा हाथ गरम प्लेट पे से टच कर गया, गरम चाय से टच कर गया, तो ये हमारे लिए स्टिमुलस हुआ, उद्दीपन हुआ। और इसमें केवल और केवल क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। देखो अगर इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता तो क्या होता कि हमारा हाथ गरम प्लेट से टकराता, तो यहां से मोटर सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन ले जाता ब्रेन, ब्रेन से जाता मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे पास हाथ को मैसेज आता और आप अपना हाथ हटाते, तब तक जल गया रहता। यहां पर टाइम नहीं है सोचने का, थिंकिंग का टाइम नहीं है, क्विक रिस्पॉन्स होना है। तो ये हमारा जो मैसेज है ना, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से गया और वापस हाथों को कमांड मिल गया और आप वहां से हाथ हटा लिए। तो किसी उद्दीपन, मतलब क्या होता है? बाहरी वातावरण में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? स्टिमुलस कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं।
में अचानक परिवर्तन के कारण मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अपने आप शीघ्र हो जाने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्त क्रिया या प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहां पे हमने दे दिया है कि जब हमारा हाथ अचानक किसी बहुत गर्म प्लेट को छूता है तो हम तुरंत झटके से अपना हाथ हटा लेते हैं। आपके आंखों पर अचानक हम लाइट डालते हैं तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, है ना। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सब एग्जाम्पल हो गए रिफ्लेक्स एक्शन के। अब यहां से एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि रिफ्लेक्स एक्शन में जो मैसेज जा रहा है उसका पाथ का सही क्रम बताओ कि मैसेज कैसे कैसे जा रहा है ना। तो उसका पाथ का सही क्रम आपसे पूछा जाता है। और रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो मैसेज कन्वे हो रहा है, जो मैसेज पास हो रहा है, उसके पाथ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्त चाप कहते हैं, है ना। जैसे देखिए, ये मान लिया कि हमारा हाथ जो है वो गर्म प्लेट से टच कर गया, तो हमारे हाथ की जो त्वचा होती है उसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं को हम रिसेप्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर मतलब ग्राही, जो हीट को, कोल्ड को, पेन को महसूस करती है। तो ये हमारी त्वचा में है रिसेप्टर। अब हमारा हाथ जैसे ही टच करेगा ना, इस रिसेप्टर से कनेक्टेड होगा हमारा कौन? तो आप कहिएगा सर सेंसरी न्यूरॉन। ये आपका सेंसरी न्यूरॉन है ना। रिसेप्टर से कनेक्ट होगा कौन? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन मतलब संवेदी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन, तो ये संवेदी न्यूरॉन हो गया आपका, ठीक है। संवेदी न्यूरॉन, स्किन में आपका ग्राही कोशिकाएं हैं, उससे मैसेज कहां चला गया? सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन से कहां गया? ये देखिए, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में आ गया, मेरू रज्जु में आ गया, ये स्पाइनल कॉर्ड में आ गया। स्पाइनल कॉर्ड से कहां मिल गया? रिले न्यूरॉन। ये रिले न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज कहां जाता है? पिछले क्लास में ही पढ़ा है, रिले न्यूरॉन। और रिले न्यूरॉन से मैसेज कहां चला गया? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ये आपका क्या है? मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहां मिल गया? आपके मसल्स को मिल गया। तो ये जो मैसेज जा रहा है ना, इसके पाथ को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क में देखिए, सबसे पहले त्वचा में मौजूद रिसेप्टर यानी ग्राही के पास मैसेज गया, उसके बाद संवेदी न्यूरॉन, संवेदी से रिले न्यूरॉन, रिले से मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से प्रभावक यानी मांसपेशी को ऑर्डर मिल गया और आपने एक झटके से अपना हाथ हटा लिया। एक झटके से अपना हाथ हटा लिया। तो ये रिफ्लेक्स आर्क का सही जो पाथ है वो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये जरा याद कर लीजिएगा कि पाथ फॉलोड ड्यूरिंग इंपल्स ट्रांसमिशन इज नोन एज व्हाट? रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो मतलब मैसेज का जो पाथ है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। सबसे पहले रिसेप्टर, रिसेप्टर से सेंसरी, सेंसरी से रिले, रिले से मोटर और मोटर से इफेक्टर। ये सही पाथ आपको याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है जी। तो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो मैसेज का पाथ है कि मैसेज कहां से कहां जा रहा है, उस मैसेज के पाथ को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, प्रतिवर्त चाप कहते हैं। और वो है रिसेप्टर, सेंसरी, रिले, मोटर और इफेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा था नर्वस सिस्टम जो टिश्यू का पार्ट है। किसका पार्ट है? टिश्यू का पार्ट है। तो अभी समझ लो ये एनिमल टिश्यू ही चल रहा है, हमने उसको बस अलग नाम दे दिया है। उसके बाद आप जाइए ब्लड। तो ब्लड भी क्या है? टिश्यू है, और टिश्यू में भी कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड भी टिश्यू का ही पार्ट होगा। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम जिसमें बोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो भी टिश्यू का ही पार्ट है। तो ये सब अभी एनिमल टिश्यू ही चलता रहेगा आपका। जो बच्चे नए जुड़े हैं भाई साहब, उनको मैं आपको बतला देता हूं कि जो बच्चे नए जुड़े हैं वो जाकर प्रैक्टिस करें हमारे YouTube चैनल पे। हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन अपलोड किए हैं, है ना, ताकि यहां से आपकी थ्योरी हो जाए और हमारे YouTube चैनल से आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। तो हमारे YouTube चैनल का जो नाम है वो है साइंस बाई जुबैर एहसानी। इस पे जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, अभी बायोलॉजी के प्ले लिस्ट में, तो आपको सारे टॉपिक के मिल जाएंगे, ठीक है। तो जाइएगा और टॉपिक जो आपका कंप्लीट हुआ है अभी तक उसका
लगाइए प्रैक्टिस सेशन। फेसबुक और इंस्टा पे मैं जुबैर एहसानी के नाम से ही हूं, और टेलीग्राम पे मैं आपको मिल जाऊंगा, साइंस का सुरूर नाम से हमारा टेलीग्राम है। लगभग इस पे 20 के बच्चे जुड़े हुए हैं, इससे आप लोग जुड़ जाइएगा। तो आज के सेशन में माय डियर फ्रेंड्स इतना ही। अगले सेशन में हम एनिमल टिश्यू का एक और पार्ट पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।